करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, सब स्टूडेंट्स को शो हो रही है। यस मैम। टेल मी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक? लगता है भूल गए हैं। स्टडीज नहीं करते साथ साथ आप लोग? रिपोर्ट्स वगैरह। मैम उसमें लिसनिंग को दोबारा उन्होंने डिफाइन किया हुआ था, फिर लिसनिंग फॉर जिस के कुछ बताया था, और ब्रॉडकास्ट न्यूज़ के बारे में बताया था कि उसके लिए हमारे पास टू मीन्स होते हैं, रेडियो न्यूज़ और टेलीविज़न न्यूज़ होती हैं। उसके बाद उन्होंने लिसनिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही है। अच्छा, जहाँ तक हमने लिसनिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट वाला टॉपिक पढ़ा है, वहाँ तक हमारे जितने भी लिसनिंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक थे वो वहीं तक थे, ठीक है, जिसमें हमने लिसनिंग स्किल का इंट्रोडक्शन देखा, उसका प्रोसेस, उसकी सब स्किल्स, और उसके बाद लिसनिंग इन ग्रुप्स, और फिर लास्ट जो हमारा लेक्चर था लिसनिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स। ये हमारे टॉपिक थे लिसनिंग स्किल से रिलेटेड। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग स्किल, स्पीकिंग स्किल को स्टार्ट करेंगे। और पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो लिसनिंग स्किल से रिलेटेड था, और आज वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पीकिंग स्किल होगा, और आगे फर्दर कुछ और टॉपिक्स होंगे जो स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्पीकिंग स्किल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हमारे मिड का सिलेबस क्या होगा? मिड का सिलेबस अभी तक मैंने फाइनलाइज तो नहीं किया, लेकिन ये सोच रही हूँ मैं कि जो आपको इस वीक पढ़ा दूँगी वहाँ तक आपके मिड का सिलेबस रखूँ। और उसमें एक तो कम्युनिकेशन स्किल वाला जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, उसमें कम्युनिकेशन स्किल में उसका प्रोसेस था, और उसकी टाइप्स थी, बेस थे, 7 C's थे, बैरियर्स थे। ये कम्युनिकेशन स्किल में था। लिसनिंग स्किल में अभी जो मैंने पहले डिफाइन किया, लिसनिंग स्किल का प्रोसेस, सब स्किल्स, और लिसनिंग टू ग्रुप्स और लिसनिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, ये लिसनिंग स्किल से रिलेटेड थे। और जो आज स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग स्किल, और इस वीक में मीन्स के इस वीक में जो भी हमने पढ़ा वो मैं सोच रही हूँ कि वो भी इंक्लूड कर दूँ। तो अभी देखती हूँ, मैं एक दफ़ा सारा देखूँगी सिलेबस, तो जिस तरह से मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। इसी वीक में एक दो दिन में देख के तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी आपको। ओके मैम। अच्छा, अक्सर जो डेट शीट आपको मिली है वो आपको एचओडी ने सेंड की है या किसी और टीचर ने आपको सेंड की है? मैम किसी ने भी शेयर नहीं की, वो तो वैसे गर्ल्स ने शेयर की है, कहीं से उनको मिली थी। अच्छा, चलिए सही है, टॉपिक की तरफ आते हैं। स्पीकिंग स्किल को डिस्कस करेंगे आज, और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स को। वैसे तो हम स्पीकिंग स्किल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज लर्निंग स्किल वाले टॉपिक में, और उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, कि ये किस टाइप की स्किल होती है, ये प्रोडक्टिव स्किल होती है, और ये एक्टिव स्किल होती है, नेचुरल होती है। हम लोग नेचुरली बोलना सीख जाते हैं अपने आसपास साउंड्स को सुनकर, लैंग्वेज को सुनकर, तो इस तरह से हम लैंग्वेज को सुनकर उसको बोलना सीख जाते हैं। दैट इज़ अ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग स्किल, और इसमें हमारा रोल एक्टिव होता है, प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम स्पीकिंग स्किल का डेफिनेशन देखते हैं। स्पीकिंग स्किल होता क्या है? स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। स्पीकिंग स्किल एक ऐसी स्किल है या फिर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं थ्रू स्पीकिंग, थ्रू दिस स्किल। तो ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। These skills allow the speaker to convey his message in a passionate, thoughtful and convincing manner. हम जिस भी तरह से अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, हम थ्रू दिस स्किल उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। हम इन अ पैशनेट वे हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। हम अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। या फिर हमें अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, हमें कुछ भी, हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना है, वो भी हम थ्रू स्पीकिंग स्किल कर सकते हैं।
सो थ्रू स्पीकिंग स्किल हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम स्पीकिंग स्किल को यूज़ कर रहे होते हैं अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। स्पीकिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज थ्रू द माउथ। इसमें हमारा माउथ इंक्लूड होता है, बट बिफोर दैट ब्रेन भी इंक्लूड होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, लैंग्वेज लर्निंग स्किल वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे 2 बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं स्पीकिंग में। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन एंड सेकेंड वन इज़ माउथ। ब्रेन जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ भी बोलने से पहले, बिकॉज ब्रेन में हम उस सारी चीज़ को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं या उस सारी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं जिसको हम बोलने वाले हैं थ्रू माउथ। और थ्रू माउथ जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा पूरा वोकल ट्रैक्ट इंक्लूड हो जाता है, उसमें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, हमारा वोकल ट्रैक्ट, हमारे वोकल कॉर्ड्स और टंग, टीथ, लिप्स, और इसके अलावा भी हमारा अपर जॉ, लोअर जॉ और डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं जो कि हमें साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उनमें डिफरेंशिएट क्रिएट करने में, डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आई थिंक पहले किसी लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल भी देखी थी कि जब लिप्स आपस में टच करते हैं तो बा, पा एंड मा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से साउंड्स को क्रिएट करने के लिए हम इन पार्ट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि जब हमने फा साउंड को क्रिएट करना होता है तो हमारे अपर टिप्स जो है जब वो लोअर लिप से टच करते हैं, अपर टिप की जो टिप है वो लोअर लिप से टच होती है तो फा साउंड क्रिएट होता है। क्या आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, हमारे जो अपर टिप है, ऊपर वाले हमारे जो दांत हैं उनकी टिप जब हमारे नीचे वाले लिप से टच होती है तो फा साउंड क्रिएट होता है। इसी तरह से हमारी नेजल कैविटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि ना साउंड को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स से लेकर माउथ तक, जिसमें हमारी नेजल कैविटी भी इंक्लूड होती है। तो ये सारा जो ट्रैक्ट है ये सारा ही इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट साउंड्स को क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू वर्ड्स फॉर्म करते हैं, देन हम सेंटेंसेस बनाते हैं और स्पीच करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने मीनिंग्स को कन्वे करते हैं, फीलिंग्स को, इमोशंस को कन्वे कर रहे होते हैं, थॉट्स को कन्वे कर रहे होते हैं। So speaking is the ability to communicate through the different parts of body. Okay, और हम sounds को different तरीके से create भी करते हैं इन parts of bodies के। The vocalized form of language usually requires at least one listener. जब आप speech करते हो तो it's compulsory कि कोई listener हो आपको सुनने के लिए, क्या आप ऐसे ही नहीं बोल रहे होते हो। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई लिसनर नहीं होता है तो उस टाइम पे आप खुद लिसनर होते हैं, आप स्पीकर का काम भी कर रहे होते हो, लिसनर का काम भी कर रहे होते हो। जैसे कि हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में देखा था जिसमें एक इंडिविजुअल खुद से ही बात कर रहा होता है, सेल्फ टॉक का नाम जिसको दिया जाता है। तो वो चीज़ उसमें क्या होता है उस सिचुएशन में कि एक इंडिविजुअल खुद ही स्पीकर होता है और खुद ही लिसनर होता है। जो स्पीकर होता है वो खुद ही लिसनर का काम भी कर रहा होता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। उसके अलावा अगर आप कभी भी स्पीच कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो उसके लिए एटलीस्ट वन लिसनर रिक्वायर्ड होता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग हों। ठीक है, किसी इंटरनेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल जब स्पीच करते हो तो जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो न्यूज़ रिपोर्टर्स जब बोल रहे होते हैं वो स्पीच दे रहे हैं, तो वो स्पीकिंग स्किल को यूज़ कर रहे हैं, और उनको सुनने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर। सिर्फ एक नेशन उनको नहीं सुन रही होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको सुना जा रहा होता है, वर्ल्ड वाइड उनको सुना जा रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आप स्पीच करते हो तो इट्स कंपल्सरी कि कोई लिसनर जो है वो लाजमी मौजूद हो आपकी बात को सुनने के लिए। जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो, उसको सुनने के लिए कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, लिसनर। When two or more people speak or talk to each other, the conversation is called a dialogue. जो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसको डायलॉग का नाम भी दिया जाता है। Okay? एक स्पीच होती है कि जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है लेकिन जो ऑडियंस है, ऑडियंस मेंबर्स, जो लिसनर्स हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीच को जिसमें अगला बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या अगला बंदा वर्बली कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है या फिर नॉन वर्बली भी वी कैन से कि कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, तो उसको जस्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगला बंदा, जिसको टू वे कम्युनिकेशन कहा जा सकता है, अगला भी आपसे उसी तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, उसको डायलॉग का नाम दिया जाता है।
या फिर कॉन्वर्सेशन का नाम दिया जाता है, या फिर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन में भी टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, जिसमें एक बंदा स्पीकर बात कर रहा है, अगला बंदा कम्युनिकेट करने के लिए जो लिसनर है वो उसका रिप्लाई करेगा, उसका फीडबैक देगा। तो कम्युनिकेशन भी टू वे प्रोसेस है, स्पीच भी टू वे प्रोसेस हो सकती है, लेकिन समटाइम्स, नॉट इन एवरी सिचुएशन, समटाइम्स हो सकता है कि अगला बंदा बात ना करे, उसका जवाब ना दे, रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो वन वे स्पीच कहलाएगी। Speech can flow naturally from one person to another in the form of dialogue. It can also be planned or rehearsed. जब आप स्पीच देते हो वो दो तरह से हो सकती है। वो प्लान भी हो सकती है। प्लान मीन्स कि आपको पहले से पता है कि आपने ये बोलना है और आप उसकी प्रिपरेशन करके आते हो, ठीक है, और आप उसकी रिहर्सल करते हो। तो वो प्लान या रिहर्स भी हो सकती है, और वो अनप्लान्ड और अनरिहर्स भी हो सकती है कि आपको पहले से उस टॉपिक का पता नहीं था और आपने उसकी कुछ भी प्लानिंग नहीं की, आपने उसकी कोई भी रिहर्सल नहीं की, अचानक से आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ बोलना पड़ गया, तो वो अनप्लान्ड और अनरिहर्स्ड जो है वो स्पीच कहलाएगी। तो स्पीच दो तरह से हो सकती है, प्लान भी हो सकती है और अनप्लान भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो क्लास में, तो उस टाइम पर आपको पता होता है पहले से कि आपको एक टॉपिक, टीचर ने एक टॉपिक असाइन कर दिया होता है और आपने उस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी होती है। क्या वो क्या होगा, वो प्लान्ड होगा, वो प्लान्ड स्पीच होगी जो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगी। और अगर टीचर क्लास में कोई आपको लेक्चर दे रहा है और अचानक से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं पता था कि टीचर ने आपसे ये क्वेश्चन करना है, उन्होंने सडनली आपसे कुछ भी पूछ लिया और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, आपको स्पीच देनी पड़ेगी उससे रिलेटेड जो भी आपसे पूछा गया, तो वो अनप्लान्ड होगी। Of course, some people talk to themselves. In fact, some English learners practice speaking standing alone in front of a mirror. वही चीज़ जो हमने ऊपर बात की कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई लिसनर नहीं होता है जब आप बोल रहे होते हो, और ऐसी सिचुएशन में आप खुद के लिए बोल रहे होते हो, आप खुद से बात कर रहे होते हो, सेल्फ टॉकिंग कर रहे होते हो, और ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स आप मिरर के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हो, या फिर आप वैसे ही खुद से बातें कर रहे होते हो। तो उस टाइम पर आप अपने लिसनर, आप जो होते हो, स्पीकर भी खुद ही होते हो और लिसनर भी खुद ही होते हो, दोनों रोल्स आप खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हो। देन स्पीकिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो तरह से हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल और किस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है स्पीच को। फॉर्मल स्पीच क्या होगी, जिसमें आप फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो और स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करते हो। प्रॉपर वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए, आप प्रॉपर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप बात करते हो, वो फॉर्मल स्पीकिंग कहलाती है, जो कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में बोली जाती है, लाइक बिजनेस फील्ड्स में, एकेडमिक फील्ड्स में, या फिर जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हो तो फॉर्मल स्पीच करते हो। और इनफॉर्मल स्पीच क्या होती है, इनफॉर्मल मीन्स कि आप इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करते हो, आप इनफॉर्मल वोकैबुलरी को यूज़ कर रहे होते हो, आप इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, और आप इजी वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हो समटाइम। तो इस टाइप की जो स्पीच होती है उसको इनफॉर्मल स्पीकिंग का नाम दिया जाता है। कैसी सिचुएशन में आप यूज़ करते हो इनफॉर्मल स्पीच, आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, आप फैमिली के साथ करते हो, या फिर उन लोगों के साथ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनके साथ आप इनफॉर्मली स्पीच करते हो। तो ये दो काइंड्स थी स्पीच की, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। समझ लग रही है लेक्चर की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कंटिन्यू करते हैं। व्हाट टू डू बिफोर स्पीकिंग। स्पीकिंग करने से पहले कौन से पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, क्या क्या करना चाहिए। 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज बी एन एक्टिव लिसनर। हो सकता है जो आप बोल रहे हो वो आप किसी बात को सुन के उसके जवाब में कुछ बोल रहे हो, जैसे रिस्पॉन्ड करना, आपने कोई चीज़ सुनी, जैसे कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं क्लासरूम में, टीचर की कोई बात सुनी है, देन उन्होंने स्पीक करना, मीन्स कि वो इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स वो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी वो स्पीच दे रहे हैं वो अगले बंदे को रिस्पॉन्ड देने के लिए वो स्पीच दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपने कुछ सुन के उसके जवाब में कुछ बोलना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप एक्टिवली अगले बंदे की बात को नहीं सुनोगे, देन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा। जैसे कि हमने लिसनिंग में देखा था, कुछ सीडो लिसनर्स होते हैं,
ठीक है। लिसनिंग की टाइप्स में इन ग्रुप्स, लिसनिंग इन ग्रुप्स में देखा था एक टाइप सीडो लिसनिंग, जिसमें हमने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में ऐसे होते हैं जो कि प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सुन नहीं रहे होते, वो कुछ भी कंसेप्चुलाइज कर रहे होते हैं या फिर उनका ध्यान कहीं और होता है। तो इस किस्म के लिसनर्स नहीं बनना है, एक्टिव लिसनर्स बनना है, एक्टिवली सुनना है उस बात को। और एक्टिव लिसनिंग जब आप कर रहे होते हो, दैट मीन्स कि आप प्रॉपर्ली उस इंफॉर्मेशन को सुन के उसको समझ रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, एंड देन फिर आप जब जब उसके रिस्पॉन्ड में आपने बोलना होता है तो आप उसको इवेल्युएशन भी करते हो। इवेल्युएशन के थ्रू आप उसको उस बात का रिस्पॉन्ड देते हो और फिर आप मतलब कि आप स्पीच देते हो। तो सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। देन सेकंड वन इज बी अ क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ थॉट्स। जो भी आपने बोलना है वो बोलने से पहले आपने उस चीज़ को जो है उस चीज़ से रिलेटेड आइडियाज़ जो हैं उनको क्विकली उनके बारे में सोचना होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल एक देखी थी कि क्लासरूम में जब टीचर एक स्टूडेंट को कहता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए स्टूडेंट को पहले एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को जो टीचर बता रहे हैं उसको। और फिर जब टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो उसके रिस्पॉन्ड में उसने बोलना है, स्पीच देनी है, तो वो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टीचर ने उससे पूछा है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके माइंड में उसको वो इकट्ठा करेगा। और उस चीज़ के लिए क्विक थिंकिंग की ज़रूरत है। क्विकली थिंक करेगा, उन आइडियाज़ को कलेक्ट करेगा जो उसके माइंड में है, और उनको उनमें से मीन्स कि अगर कुछ भी पूछा गया है आपसे तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बोलनी, लेकिन उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट थीम है उस सब का या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको बोलना है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्विकली थिंक करना है, जितने भी आइडियाज़ हैं उनको सोचना है। देन स्ट्रक्चर योर स्पीच, जो जो चीज़ें आप बोलने वाले हैं उनको आप स्ट्रक्चर कर लो और फिर स्पीच दे दो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपको बोलने से पहले क्या करना है। अब समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें आपने डायरेक्ट स्पीच देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप लिसनर की बात को सुनकर फिर आपने उसके रिस्पॉन्ड में ही कुछ बोलना है, ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता है। समटाइम्स आपको डायरेक्ट स्पीच देनी पड़ती है, आपको पहले बोलना पड़ता है और लिसनर्स जो होते हैं, आपकी ऑडियंस उस चीज़ को सुनती है, देन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आप आप स्पीकर होगे तो ऐसी सिचुएशन में आपकी स्पीच जो होगी वो प्री प्लान्ड होगी। ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि आपने इस टॉपिक पे ये चीज़ बोलनी है, आपने इस तरह से इतनी स्पीच देनी है, इतना टाइम है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। आप रिहर्सल करके आते हो, आप प्लानिंग करके आते हो, आप सारी चीज़ों को मैनेज करके आते हो, सेट करके आते हो। फिर ऐसी सिचुएशन में जब प्री प्लान्ड होगी तो फिर ऑब्वियसली उसमें आपको एक्टिव लिसनिंग वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, उसमें क्विक थिंकिंग भी नहीं आएगी, उसमें स्ट्रक्चर भी आपने ऑलरेडी किया होगा, क्विक थिंकिंग पे आपने ऑलरेडी उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा आपने अपने माइंड में, बिकॉज जब आपने प्लानिंग की तो आपने उसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया कि आपने इस चीज़ को इस तरह से बोलना है, आप उसको स्ट्रक्चर कर चुके होते हो पहले से। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको नहीं पता है कि आपने यहाँ पर इस टाइम पे स्पीच देनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्विकली लिसन करना है, देन आपको उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, क्विकली थिंकिंग करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपसे पूछा गया, देन आपने उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना है इनटू योर माइंड, एंड देन आपने स्पीच देनी है या उस चीज़ को बोल देना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपकी स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाएंगे, या फिर बोलने से पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कि वो पॉइंट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस द माइक्रो स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। माइक्रो स्किल्स को सब स्किल्स भी कहा जा सकता है, कि स्पीकिंग स्किल जो है उसकी सब स्किल्स या उसके अंडर कौन कौन से स्किल्स आ रही हैं। कि जब आप स्पीच करते हो तो आपको कुछ सब स्किल्स हैं स्पीकिंग से रिलेटेड, उन पर भी फोकस करना पड़ता है, बिकॉज जब आप स्पीच करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, द लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसमें वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें साउंड भी इंक्लूड होती है, उसमें सेंटेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, उसमें मीनिंग्स भी इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एंड दोज थिंग्स आर कॉल्ड लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर हम उनको फीचर्स ऑफ लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो उन्हीं की बेसिस पर यहाँ पर कुछ माइक्रो स्किल्स मैंने ऐड किए हैं, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट, the speaker has to pronounce the sound of a language clearly enough so that people can distinguish them. This includes making tonal distinction.
टोनल स्टाइल की बात हो रही है या फिर टोन की बात हो रही है, या आप किस तरह से लैंग्वेज को या वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, वो उस चीज़ की बात हो रही है। कि जब आप स्पीच देते हो तो सबसे पहली चीज़ आप ऑरली बोल रहे हो, आप बोल के जो भी चीज़ आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो ऑरली, क्या आप बोल रहे हो, मीन्स कि आप साउंड्स को यूज़ कर रहे हो। तो इसमें आपकी सारी प्रोनाउंसिएशन, आपकी साउंड का राइज एंड फॉल किस तरह से है, आप कहाँ पे कितना स्ट्रेस दे रहे हो थ्रू साउंड। जब आप बोल रहे होते हो समटाइम आप एक ही सेंटेंस में किसी एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस दे देते हो, किसी एक वर्ड पे बहुत कम फोकस देते हो, तो वो चीज़ जो है स्ट्रेस पैटर्न आपके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि अभी मैं अगर कोई यहाँ पे सेंटेंस बोलती हूँ, यहाँ पे ये इसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं, द स्पीकर हैज टू प्रोनाउंस द साउंड। सिर्फ इतना सेंटेंस है, अगर मैं प्रोनाउंस पे फोकस करती हूँ, इसको ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, द स्पीकर हैज टू प्रोनाउंस द साउंड, दैट मीन्स कि मैं स्पीकर की प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूँ कि वो करेक्टली उसको प्रोनाउंस करे, साउंड्स को किसी के साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। और अगर मैं स्पीकर पे फोकस करती हूँ, द स्पीकर हैज टू प्रोनाउंस द साउंड, मीन्स कि मैं उस स्पीकर की बात कर रही हूँ, स्पीकर उसको सही तरह से नहीं बोल रहा है, उस स्पीकर पे मेरा फोकस है। तो जो वर्ड स्ट्रेस है ये सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है, और डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे हो रहे होते हैं जब आप डिफरेंट वर्ड्स को स्ट्रेस दे रहे होते हो विद इन अ सेंटेंस। इसी तरह से स्ट्रेस जो है एक वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स पे भी दिया जा रहा होता है, जैसे कि प्रेजेंट एक वर्ड है और एक वर्ड है प्रेजेंट, ठीक है, एक ही स्पेलिंग है लेकिन स्ट्रेस जो है एक के स्टार्ट में स्ट्रेस दे दिया और एक के सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दे दिया, और ये स्ट्रेस पैटर्न जो है वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि प्रेजेंट और प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में जो है फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस हो रहा है, प्रेजेंट में सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस हो रहा है, तो ये उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को भी चेंज कर देता है और उसके मीनिंग को भी चेंज कर देता है। प्रेजेंट मीन्स के मौजूद होना, प्रेजेंट मीन्स पेश करना, ठीक है। और प्रेजेंट जो है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पूछती भी हूँ आप लोगों से, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं, मीन्स कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, ठीक है, तो उसको इस मीनिंग में लिया जाता है। और प्रेजेंट जैसे कि क्लास में अटेंडेंस हो तो आप प्रेजेंट बोलते हो, स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उसकी अगर हम एक सिलेबल पे स्ट्रेस अगर हम उसके सिलेबल वाइज उसका स्ट्रेस चेंज कर दें तो वो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है और उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को भी चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट जो है उसको हम एज गिफ्ट भी यूज़ करते हैं उस वर्ड को, ठीक है, तोहफे के तौर पर भी प्रेजेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर हम एज गिफ्ट उसको यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट वर्ड को, तो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होगी कि वो नाउन होगा, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे दैट मीन्स कि वो वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से हम किस तरह से बोल रहे हैं उस वर्ड को, कैसे स्ट्रेस दे रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेस नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साउंड से रिलेटेड है और साउंड की स्टडी में आती हैं। तो वो जो है मीनिंग्स को चेंज कर देती हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देती हैं और हमारी स्पीच को ओवरऑल चेंज कर सकती हैं। और इन सब चीज़ों की स्टडी को फोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ सेंटेंस के आगे, बल्कि ये बाद में मैं एडिट करके आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि जो साउंड की स्टडी होती है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज रिलेटेड टू साउंड, और इसको फोनोलॉजी कहा जाता है, साउंड की स्टडी को विद इन अ लैंग्वेज। मीन्स उसमें स्ट्रेस पैटर्न भी आ रहा होता है, उसमें आपकी टोन भी आ जाती है, उसमें आपका जो है प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है, उसमें राइज एंड फॉल ऑफ साउंड भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही होती हैं और ये स्पीकिंग से रिलेटेड और स्पीकिंग स्किल की सब स्किल है। देन नेक्स्ट वन इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। दिस may mean for example change in the tense, यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। आप किस तरह से वर्ड को यूज कर रहे हो, किस तरह की वर्ड्स की फॉर्मेशन है, किस टाइप का वर्ड आप यूज कर रहे हो स्पीच में, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ड्यूरिंग स्पीच और विद इन अ सेंटेंस। और वर्ड्स के वर्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस टाइप का वर्ड आप किस सिचुएशन में यूज करते हो, इन सब चीज़ों की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पुट वर्ड्स टुगेदर इन करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आप किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हो विद इन अ सेंटेंस, ठीक
ठीक है। सेंटेंस में वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्पीच दे रहे होते हैं, इवन जब आप राइट कर रहे होते हो, तब भी ये चीज़ वहाँ पे भी इंक्लूड होती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्पीकिंग स्किल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी के हवाले से देखेंगे। जब आप बोलते हो तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हो सेंटेंस का और फिर बोलते हो। अगर आप आगे पीछे वर्ड्स कर दोगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा होगा। तो वर्ड्स को किस तरह से आप अरेंज कर रहे हो विद इन अ सेंटेंस, उस चीज़ की स्टडी को सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, और वो भी स्पीकिंग स्किल में इंक्लूड होता है कि आप स्पीकिंग स्किल में उसको भी जो है इन्वॉल्व होती है, आप उसको यूज कर रहे होते हो व्हाइल स्पीकिंग। देन यूज वोकैबुलरी अप्रोप्रिएटली। आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हो, उस सिचुएशन के हिसाब से आपने किस टाइप की वोकैबुलरी को यूज करना है, ठीक है, किस टाइप के वर्ड्स को यूज करना है, वो भी स्पीकिंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, और वोकैबुलरी जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो ये है कि आप फॉर्मली उसको यूज कर रहे हो या इनफॉर्मली यूज कर रहे हो। कि जब आप फॉर्मली बात कर रहे होते हो तो आप और तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे होते हो, जब इनफॉर्मली बात करते हो तो किसी और टाइप की वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर आप फॉर्मली बात कर रहे हो तो आप अगर आप अपने किसी पेरेंट मेंबर को के बारे में कुछ भी डिस्कस कर रहे हो तो आप फादर या मदर का वर्ड यूज करते हो। लेकिन अगर आप इनफॉर्मली बात करते हो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड तो आप मामा, बाबा, मॉम, डैड इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल वोकैबुलरी हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल थी। इस तरह से और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि वोकैबुलरी वाइज जो है चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और इस चीज़ की स्टडी को लेक्सिकोलॉजी कहा जाता है, लेक्सिकल स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी स्पीकिंग में इन्वॉल्व होती है। आप किस तरह से वोकैबुलरी को यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की वोकैबुलरी किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ये भी स्पीकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। Then use the language that is appropriate to the situation and the relationship to the conversation partner. मीन्स कि आप लैंग्वेज को किस तरह से यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऊपर वाले पॉइंट में हमने जस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स की बात की, यहाँ पे हम ओवरऑल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस सिचुएशन में, या फिर हम किससे बात कर रहे हैं, उससे हमारा रिलेशन क्या है। जैसे कि हम टीचर से बात कर रहे होंगे, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप और वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे वो उस लैंग्वेज से मुख्तलिफ होगी जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के दरमियान में लैंग्वेज यूज हो रही होगी। तो लैंग्वेज यूज ऑफ लैंग्वेज को भी हम फोकस करते हैं स्पीकिंग स्किल में। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ पार्टीज, लिसनर एंड स्पीकर, उनमें जो रिलेशनशिप है वो भी लैंग्वेज को चेंज करता है। और इस चीज़ की स्टडी को प्रैग्मेटिक्स का नाम दिया जाता है, या फिर स्टाइलिस्टिक्स का भी नाम दिया जाता है कि स्टाइल चेंज हो जाता है लैंग्वेज का। तो ये कुछ सब स्किल्स थी, माइक्रो स्किल्स थी स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड। जब हम स्पीक कर रहे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं, तो हम किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। रिपीट कर रही हूँ, साउंड पे फोकस होता है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। हमारा वर्ड फॉर्मेशन पे फोकस होता है, हम किस तरह से वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, हम वर्ड्स को किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स की अगर बात करें, एक वर्ड है आस्क, ASK, आस्क, और अगर हम उसका उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर रहे हो तो वो हो जाएगा आस्क, ED लग जाएगा, और वो हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी को, हमारे मीनिंग्स को टोटली चेंज कर देगा। कि अगर हम आस्क यूज कर रहे हैं या फिर आस्क्ड यूज कर रहे हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे। हम किस तरह से वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो सारी चीज़ों की स्टडी भी देखी जाती है, उस चीज़ को भी फोकस किया जाता है स्पीकिंग स्किल में, और इसको मॉर्फोलॉजी का नाम दिया जाता है। देन उसके बाद हम किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हैं विद इन अ सेंटेंस, उसको सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। देन वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है स्टडी, उसको लेक्सिकोलॉजी कहा जाता है। देन लैंग्वेज यूजेज से रिलेटेड, हम किस सिचुएशन में, हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे पार्टनर के साथ, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से लैंग्वेज को यूज करते हैं और लैंग्वेज चेंज होती है, उस सब चीज़ों को प्रैग्मेटिक्स का नाम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्पीकिंग स्किल में इन्वॉल्व होती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रो स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल और सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। ओके, इज इट क्लियर? जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा दिया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट अगर आप लोग को समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है that is types of speaking. There are too many types of speaking, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में मैंने कुछ टाइप्स इंक्लूड किए हैं, कुछ नहीं है, काफ़ी हैं। आई थिंक 9 टाइप्स हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं। बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, और एक दफ़ा ही सुन के आपको इन टाइप्स की समझ में आ जाएगी, समझ लग जाएगी कि किस टाइप में किस तरह से आप स्पीच दे रहे होते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव स्पीच। इंफॉर्मेटिव स्पीच नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन को जब आप कन्वे कर रहे होते हो, ठीक है, ऐसी स्पीच दे रहे होते हो जिसमें आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव स्पीच। फॉर एग्जांपल, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है तो वो इंफॉर्मेटिव स्पीच में इंक्लूड होता है। तो हर वो चीज़ जिसमें जो स्पीकर है वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, किसी इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक कन्वे कर रहा है, वो इंफॉर्मेटिव स्पीच में इंक्लूड होगा। और इसकी एग्जांपल टीचर की एग्जांपल दी जा सकती है। टीचर जिस तरह से एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और एक ऑडियंस तक पहुंचाता है, कन्वे करता है एक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में इंक्लूड होगा। देन सेकेंड टाइप है परसुएसिव स्पीकिंग। परसुएसिव क्या होता है? परसुएसिव मीन्स टू परसुएट समवन और टू कन्विंस समवन, किसी को कायल करना अपनी बात के जरिए, वो परसुएसिव कहलाता है। और परसुएसिव स्पीच मीन्स कि वो स्पीच जिसमें आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हो, किसी को परसुएड कर रहे होते हो, किसी को अपनी बात के जरिए कायल कर रहे होते हो कि वो आपकी बात मान ले और जो आप कह रहे हो वो कर ले। ये परसुएसिव स्पीच होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉलिटिशियंस, लॉयर्स एंड क्लर्जी मेंबर्स यूज परसुएसिव स्पीकिंग। कौन लोग यूज करते हैं? पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लॉयर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्लर्जी मेंबर्स आर द रिलीजियस पर्सन्स, जो जैसे कि मौलवी हैं हमारे यहाँ, ऐसे ही क्रिश्चियंस में प्रीस्ट्स होते हैं, कि जो जितने भी रिलीजियस पर्सन्स हैं। यहाँ पे क्लर्जी मोस्टली जो क्रिश्चियंस के रिलीजियस मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो जितने भी रिलीजियस मेंबर्स हैं, हम ओवरऑल बात करते हैं हर रिलीजन के हवाले से, जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, रिलीजियस मेंबर्स होते हैं, वो भी परसुएसिव स्पीकिंग कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं आगे एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को। पॉलिटिशियंस फॉर इंटेंस मे वांट वोट्स। पॉलिटिशियंस जो हैं वो वोट्स को लेने के लिए पब्लिक को इस तरह की स्पीच देते हैं कि वो उनकी स्पीच के थ्रू कन्विंस हो जाएं और वो उनको वोट दे दें। जैसे कि मोस्टली आप लोगों ने स्पीचेस सुनी होंगी पॉलिटिशियंस की, वो बिफोर वोटिंग, बिफोर इलेक्शन, वो इस तरह की स्पीचेस दे रहे होते हैं, हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इस तरह से स्पीच दे रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है इन्फ्लुएंस हो जाए और वो परसुएड हो जाए, कन्विंस हो जाए किसी तरह से, और वो उनको वोट दे दे। ठीक है, तो जो पॉलिटिशियंस है वो परसुएसिव स्पीच देते हैं। और लॉयर्स जो हैं वो परसुएसिव स्पीच देते हैं ज्यूरी मेंबर्स को या फिर जो जज होते हैं, बिकॉज वो किसी केस पे बात कर रहे होते हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, फिर वो चाहे सच बोलें झूठ बोलें, जिस भी तरह से उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव करना होता है जज को कन्विंस करने के लिए, तो वो भी परसुएसिव स्पीच को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट कि परसुएसिव स्पीच में इट डजंट मैटर और इट डजंट कंपल्सरी कि आप जो भी बात कर रहे हो, स्पीकर जो भी बात कर रहा है वो वैलिड होगी, वो एक्यूरेट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो झूठ बोल के अगले बंदे को कन्विंस कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे अभी पॉलिटिशियंस की बात की, मोस्टली पॉलिटिशियंस जो बयान दे रहे होते हैं, जो भी स्पीचेस कर रहे होते हैं अगले अपनी पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो वैसा करते नहीं हैं। दैट मीन्स कि वो उन्होंने बस उनको कन्विंस करने के लिए उस तरह की स्पीचेस दी। इसी तरह से लॉयर्स भी आप सबको पता होगा, मोस्टली जो है लॉयर्स झूठ बोल रहे होते हैं जब वो किसी भी केस से रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, या ज्यूरी मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए या फिर उनको जज को कन्विंस करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है झूठ को ऐड कर देते हैं। तो इट डजंट मैटर कि अगला बंदा फैक्चुअल बेस्ड बात कर रहा है या नहीं, बस उसका मकसद होता है कि उसने अगले बंदे को कन्विंस करना है। When clergy members are trying to win others over their faith, मीन्स के जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं वो फेथ से रिलेटेड अगले बंदे को कन्विंस करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मौलवी होते हैं, वो डिफरेंट टाइप की स्पीच दे के और वो फैक्ट्स को भी ऐड कर रहे होते हैं।
अगर हम अपने रिलीजियस पर्सन्स की बात करें, वो डिफरेंट अहादीस के थ्रू अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट कुरानी आयात का तर्जमा बताकर हमें कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप लोग नमाज पढ़ो, नमाज आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, और इससे रिलेटेड डिफरेंट अहादीस और कुरानी आयात का तर्जमा बताकर वो हमें कन्विंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल परसुएसिव स्पीच में आएगी कि जो रिलीजियस पर्सन होते हैं वो फेथ जो दूसरे लोग हैं जिनको स्पीच दे रहे हैं वो अपने मजहब की तरफ आ जाएं, अपने फेथ की तरफ आ जाएं और अपने बिलीव्स को फॉलो करने लग जाएं, तो इस सब के लिए उनको कन्विंस करते हैं। द परसुएसिव स्पीकर यूजेस इमोशनल अपील्स एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन स्पीचेस। जो परसुएसिव स्पीकर्स होते हैं मोस्टली इमोशनल अपील्स कर रहे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, किस तरह से इमोशनली उनको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं पब्लिक को, कि वो कन्विंस हो जाए और उनको वोट करें, और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनका पर्पस यही होता है कि वो उन्होंने कन्विंस करना है, उन्होंने परसुएड करना है अगले बंदे को, वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप इज सेरेमोनियल स्पीकिंग। सेरेमोनियल स्पीच क्या होती है? ऐसी स्पीच जो कि सेरेमनीज पर दी जाती है, नाम से शो हो रहा है, सेरेमोनियल मीन्स सेरेमनी से रिलेटेड, जो कि किसी स्पेशल ओकेजन पे दी जाए, जैसे कि वेडिंग्स पर जो दी जाती हैं, लार्ज बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, ऑफिशियल हॉलीडे पार्टीज हैं। तो इस टाइप के इवेंट्स पर जब आप स्पीच देते हो तो वो सेरेमोनियल स्पीच कहलाती है। Ceremonial speaking typically involved an intimate emotion connection to people hearing it, और एक intimate connection होता है स्पीकर का ऑडियंस के साथ। इंटीमेट कनेक्शन मीन्स, इंटीमेट मीन्स क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज इमोशनल कनेक्शन होता है स्पीकर का ऑडियंस के साथ, या फिर जिनके सामने वो स्पीच दे रहे हैं उनके साथ उसका क्लोज रिलेशन होता है। जैसे कि अगर वेडिंग की बात करें, वेडिंग पे अगर कोई भी स्पीच दे रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके साथ उसका इंटीमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो उस टाइप पर जो उसकी लैंग्वेज होगी वो भी थोड़ी इमोशनल भी हो सकती है। इसी तरह से बर्थडे पार्टीज या फिर ऑफिशियल पार्टीज होती हैं, वो सारी सेरेमोनियल स्पीच में आ जाएगी। मीन्स कि आप किसी भी इवेंट पर, किसी सेरेमनी पर, किसी ओकेजन पर जब आप कोई स्पीच देते हो तो वो सेरेमोनियल स्पीकिंग कहलाता है। Then the next one is special occasion speech, that is not similar to ceremonial speech, लेकिन कुछ लर्नर्स को ये सेम लगता है, लेकिन आपने इसके डिफरेंस को समझना है, गौर से सुनना है कि क्या डिफरेंस है सेरेमोनियल और स्पेशल ओकेजन स्पीच में। स्पेशल ओकेजन स्पीच जो होती है वो ऐसी स्पीच होती है जिसमें आप किसी स्पीकर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो एग्जैक्ट स्पीच देनी है या फिर जो लॉन्ग स्पीच देनी है वो किसी और पर्सन ने देनी है, आपने जस्ट उस बंदे को अनाउंस किया है कि फलां बंदा यहाँ स्टेज पर आके जो है स्पीच देगा, या फिर किसी के अराइवल का अनाउंसमेंट करना है, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके अनाउंसमेंट के लिए भी आप जस्ट इतना डिफाइन करते हो कि उस बंदे की आमद हो रही है। ठीक है, इतना अनाउंसमेंट करते हो। मीन्स के स्पेशल ओकेजन स्पीच एक ऐसी स्पीच है जिसमें आप ब्रीफली किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसी स्पीकर को, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट कर रहे हो, क्या वो स्पेशल ओकेजन स्पीच कहलाता है। जैसे कि अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। आप अवार्ड शोज आप लोगों ने देखे हुए होंगे टेलीविजन पर, अवार्ड शोज जो आते हैं वहां पर ऐसे ही होता है, इस टाइप की स्पीच होती है। जो होस्ट है वो इस टाइप की स्पीच देता है जिसमें सिर्फ कोई अनाउंसमेंट करनी होती है या फिर किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है। स्पीकर कोई और है जिसने आके स्पीच देनी है, उसको उसका इंट्रोडक्शन करवाना है, तो वो स्पेशल ओकेजन स्पीच देगा, और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। दे आर डिजाइन टू बी शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग, अराउंड 10 मिनट्स, स्ट्रेट एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट। इंटरेस्टिंग होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ब्रीफ होती है। यहाँ पे 10 मिनट्स दिखा है बट ये मैक्सिमम 10 मिनट्स है, मिनिमम 2 to 3 मिनट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ अनाउंसमेंट करना होता है या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो विद इन 2 to 3 मिनट्स और 4 मिनट्स तक भी हो सकती है। स्ट्रेट होती है, टू द पॉइंट आपने उसमें बात करनी होती है। मीन्स बस जो भी पॉइंट है बस उसको बता देना है, इंट्रोड्यूस करना है तो बस इतना बता देना है कि ये बंदा जो है स्पीच के लिए आ रहा है, तो या फिर कुछ भी अनाउंसमेंट करना है तो वो जस्ट वही आपने करनी है। या उस जो भी जिसके भी अराइवल के लिए आपको अनाउंसमेंट करनी है उसका नाम बता दें, वो आ रहा है, बस दैट्स इट। तो इस टाइप की जो स्पीच है वो स्पेशल ओकेजन स्पीच कहलाती है।
अच्छा, आगे एग्जांपल दिए हैं। Another other good example of special occasion speeches is a tribute speech given to pay tribute to a person whether they are dead or alive. Again, जब आप किसी इवेंट पे हो, जैसे कि अभी मैंने अवार्ड शो की बात की थी, उस टाइप के शोज में आपने देखा होगा कि ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा होता है किसी पर्सनालिटी को। तो उस पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट देने के लिए भी जो बंदा है स्पीच देता है, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए वो स्पीच स्पेशल ओकेजन स्पीच में आएगी। और इन इजी वर्डिंग, अगर आपने सेरेमोनियल और स्पेशल ओकेजन स्पीच में डिफरेंस देखना है कि क्या है, तो जो एक होस्ट की स्पीच होती है जो किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ अनाउंसमेंट दे रहा है या फिर कुछ ट्रिब्यूट कर रहा है किसी को, तो वो स्पेशल ओकेजन स्पीच होगी। और सेरेमोनियल स्पीच कौन सी है, वो होस्ट की, जैसे कि होस्ट ने किसी को इंट्रोड्यूस किया है कि फलां बंदा आके स्पीच देगा, तो होस्ट जो स्पीच दे रहा है वो स्पेशल ओकेजन स्पीच है, और अगला बंदा जिसको इंट्रोड्यूस करवाया उसने कि वो आके स्पीच देगा, उसकी जो स्पीच होगी इन दैट ओकेजन और दैट इवेंट, वो सेरेमोनियल स्पीच होगी। तो जो स्पेशल ओकेजन है वो शॉर्ट होती है, जबकि सेरेमोनियल जो है वो लॉन्ग हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन नेक्स्ट टाइप है मोटिवेशनल स्पीच। मोटिवेशनल स्पीच भी जैसे कि नाम से शो हो रहा है, मोटिवेशन के लिए जब आप कुछ स्पीच देते हो तो मोटिवेशनल स्पीच कहलाती है। इसमें आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हो, यानी कि आप जिस भी ऑडियंस को, जिसको जो भी लिसनर्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जब आप कुछ बोलते हो, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलते हो, तो वो मोटिवेशनल स्पीच कहलाती है। इसमें आपके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, आपके गोल्स हो सकते हैं डिफरेंट। इसमें आपका मकसद अगले बंदे को इनकरेज करना भी हो सकता है, इसमें आपका मकसद अगले बंदे को मोटिवेट करना भी हो सकता है, अगले बंदे को इंस्पायर करना भी हो सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आना। ये सारे पर्पसेस हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के। These type of speeches can be found in situation like the office where the boss is talking to his employees. Examples हैं कि एक ऑफिस में जब एक बॉस अपने एम्प्लॉय को जो स्पीच दे रहा होता है, वो क्यों स्पीच दे रहा होता है, बिकॉज वो उसको इंस्पायर करने के लिए स्पीच दे रहा होता है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, वो अपना काम अच्छे से करे। इस चीज के लिए वो उसको इंस्पायर करता है, और उस टाइम पर उसको वो जो स्पीच दे रहा होगा बॉस, वो मोटिवेशनल स्पीच होगी। इसी तरह से आगे एक और एग्जांपल है, फुटबॉल मैच वेयर द कोच इज ट्राइंग टू मोटिवेट हिज प्लेयर्स टू गिव द मैच एवरीथिंग दे गॉट सो एज विन एंड बी क्राउन चैंपियंस। एक फुटबॉल कोच अपने प्लेयर्स को स्पीच देता है उनको मोटिवेट करने के लिए, वो भी मोटिवेशनल स्पीच होती है, ताकि वो उसके जो प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट हों और ज़्यादा अच्छा खेलें और जीत जाएं वो मैच। तो उस टाइम पर जो स्पीच होगी फुटबॉल कोच की, वो मोटिवेशनल स्पीच होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, in schools where teachers try to encourage students to put in extra work and do better in order to improve their grades and overall records. एक टीचर जब स्टूडेंट को इनकरेज कर रहा होता है, तो वो भी मोटिवेशनल स्पीच होती है, जिसमें वो स्टूडेंट को इनकरेज कर रहा होता है कि आप अच्छा काम करो, आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छे रिकॉर्ड्स बनेंगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी एंड ऑल दैट। तो इस टाइप की जो स्पीच होगी, अब वो मोटिवेशनल स्पीच में इंक्लूड होगी, जिसमें आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, और किसी की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो मोटिवेशनल स्पीच में इंक्लूड होगा। देन एक्सप्लेनेटरी स्पीच मींस जिसमें आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, और इसमें आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हो, एक तो है ना इंफॉर्मेटिव में आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, वो इंफॉर्मेशन को आप कन्वे कर रहे होते हो, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्पीच में जब आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हो, तो यहाँ आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी इवेंट को या किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हो, देखिए वो चीज किस तरह से हुई है, ठीक है, जो भी चीज आप डिफाइन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आप उसको एक्सप्लेन करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पीकर ऑन अ फूड टॉक शो। टॉक शो सभी ने देखे होंगे आपने, फूड टॉक शो की बात हो रही है यहाँ पे। फूड टॉक शोज जो होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया जा रहा होता है कि एक डिश को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 5 स्टेप्स हैं एक रेसिपी के, एक फूड की प्रिपरेशन के, अगर 5 स्टेप्स हैं
तो वो लास्ट वाले स्टेप को पहले डिफाइन करे, पहले वाले को दरमियान में कर दे, दरमियान वाले को आखिर में कर दे, ऐसा नहीं होता है। उसे एक प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है एक ऐसे स्पीकर को जो कि एक फूड रेसिपी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक फूड स्पीकर जो होगा, फूड रेसिपी को डिफाइन करने वाला जो स्पीकर होगा, जो फूड प्रोसीजर को डिफाइन कर रहा होगा, वो एक्सप्लेनेटरी स्पीच को यूज कर रहा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है द विटनेस एक्सप्लेनिंग हाउ एन इवेंट टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल रोड पे, आपने उसको देखा है, देन आपने पुलिस को जाके वो स्टेटमेंट देनी है। तो आप जिस तरह से वो एक्सीडेंट आपने देखा होते हुए उस सिचुएशन को, उस इवेंट को, आप उसको उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करो। या कि आप किस तरह से उस जगह पर गए, आपने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा और किस तरह से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, एंड ऑल दैट जो भी स्टेप्स उसमें इंक्लूड होंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को, उस इवेंट को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्पीच होती है जिसमें आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे होते हो चीज़ को, एक्सप्लेनेटरी स्पीच कहलाती है। Then the next one is debate speech. During a formal debate event, there are a lot of verbal exchanging being made by the two or more parties involved. तो debate speech जो है उसमें वर्बल एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं। सिर्फ एक स्पीकर नहीं होता है, ज़्यादा स्पीकर होते हैं। 2 भी हो सकते हैं या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं। डिबेट यानी कि जैसे कि आपने किसी स्कूल फंक्शन में डिबेट स्पीच शायद सुनी हो। मेरे जहन में नहीं आ रहा इसको उर्दू लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली शायद इसके लिए डिबेट का वर्ड ही यूज होता है। तो डिबेट ऐसी स्पीच है जिसमें जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मीन्स के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो स्पीकर लिसनर्स भी होते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। अगर एक बंदा है तो वो डिबेट नहीं कर सकता है। डिबेट में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। As a normal standard in general debate, all sides are given an equal amount of time to give a speech that how they think their opinion and view on certain matter. हर स्पीकर को, जितने भी स्पीकर इन्वॉल्व होते हैं डिबेट स्पीच में, उन सबको इक्वल टाइम दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उन्होंने बात या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो शेयर कर सकें। तो हर एक को इक्वल टाइम मिलता है। ठीक है, जो भी डिबेट स्पीचेस होती हैं उसमें हर पार्टिसिपेंट को इक्वली टाइम दिया जाता है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। डिबेट्स आर नॉट क्वाइट लाइक persuasive speeches because rather than trying to convince the other side to join you on your side, you are simply trying to justify why you are of an opinion or a certain matter. डिबेट्स जो हैं वो persuasive speeches की तरह नहीं होती हैं। उसमें आपका पर्पस अगले बंदे को कन्विंस करना नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपका मकसद होता है कि आपने अपने पॉइंट, आप जो भी पॉइंट शेयर कर रहे हो, कोई भी आइडिया आप शेयर कर रहे हो, आप डिफाइन करते हो कि आप सही कह रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने टीवी टॉक शोज तो देखे होंगे, न्यूज़ चैनल पे जो आते हैं, मुज़ाकरात का नाम भी जिनको दिया जाता है, शोज होते हैं जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हुए लोग जो हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक एंकर होता है और उसमें जैसे कि हमारी बेसिक 3 पार्टीज हैं पॉलिटिकल, नून लीग है, पीटीआई है और एक पीपल्स पार्टी है। ठीक है, तो हर पार्टी का एक मेंबर आता है उस शो में और एंकर उनसे क्वेश्चनिंग करता है और हर एक को इक्वल टाइम दिया जाता है जिस पर वो डिबेट करते हैं। ठीक है, जिसमें वो जिस भी टॉपिक के बारे में वो डिबेट होती है उससे रिलेटेड अपने पॉइंट्स को शेयर करते हैं और उनको इक्वल टाइम दिया जाता है। और उसमें वो ये नहीं सोचते कि अगले बंदे को कैसा लगेगा या वो अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। सिर्फ वो अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे होते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। या फिर वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते करते वो पता नहीं, वो स्पीच तो नहीं रहती, वो कुछ और ही बन जाता है। जब अगर हम पॉलिटिकल टॉक शोज की बात करें तो इस टाइप की जो स्पीच है वो डिबेट स्पीच कहलाती है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड, और जो आपको सडनली देनी पड़ जाए। ठीक है, और विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच होती है उसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं।
Impromptu speech is one that we have to deliver with no preparation or rehearsal. हम कोई रिहर्सल नहीं करते, हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती पहले से, और हमें अचानक से देनी पड़ जाती है. It's one of those moments where you are simply called up to speak in an event, in an interview, or in so many other situations. आप जैसे कि आप कहीं भी किसी भी इवेंट पे आपको अगर आप अचानक से कोई आपसे कह दे आए अपने ख्यालात का इजहार करें, कैसी सिचुएशन में आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे सकते हो. इंटरव्यू के लिए आपको अचानक से कॉल आ जाए, वो भी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हो जाती है. या फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में अगर टीचर आपको अचानक से कह दे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दे इस टॉपिक पे, तो वो भी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में आ जाएगी, जिसकी आपने कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की होगी, कोई भी रिहर्सल नहीं की होगी. इट कैन बी एन एम्बैरसिंग और awkward experience to be in a situation where you have to speak from the top of your head with no prior preparation. ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है बिकॉज आपने प्रिपरेशन नहीं की और हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज भी ना हो, ठीक है, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी ना किया हो, कभी इस तरह से प्री प्लान प्रेजेंटेशन दी भी ना हो, स्पीच ना दी हो, तो ये मूवमेंट आपके लिए एम्बैरसिंग हो सकता है. ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टिप्स भी हैं, तो उसको हम उस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देन लास्ट वन इज फेयरवेल स्पीच. Farewell speech is, as the name implies, the type of speech where you have to say goodbye to people. आपको लोगों को खुदा हाफिज कहना है, गुड बाय कहना है. आप उस टाइम पर जो स्पीच देते हो वो फेयरवेल स्पीच कहलाती है. It can be farewell speech done at work when you are moving on to the next opportunity, or it could be a goodbye speech to your loved ones when traveling for a long time. एग्जाम्पल्स हैं कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अगर उस वर्किंग प्लेस को छोड़ के जा रहे हो, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपने उस वर्किंग प्लेस को छोड़ना है, तो उस टाइम पर आप वहाँ पर जो स्पीच दोगे वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होगी. और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग के जा रहे हैं, के लिए जा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस टाइम पर आप जो उनके बात करोगे, स्पीच करोगे, वो फेयरवेल स्पीच कहलाएगी. द फेयरवेल स्पीच हैज़ अ यूनिक टोन टू इट. एक यूनिक टोन होती है बिकॉज आप सैड भी होते हो, आप इनकरेजिंग भी होते हो. जैसे कि अभी एक जॉबियन की बात की, अब वो एक जहाँ पे उसने एक ऐसा काम किया, वो उन लोगों को छोड़ के जा रहा है, उसको दुख भी है इस चीज़ का, और वो एक नई जगह पे जा रहा है, उसका प्रमोशन हुआ, उसको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो इनकरेजिंग भी है, ठीक है, वो खुश भी है, साथ में वो सैड भी है. तो इस ऐसी सिचुएशन में जो टोन होता है लैंग्वेज का या जो स्पीच होती है, थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ी सिंपैथेटिक होती है. ठीक है, तो और स्पीकर के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, तो हमारी टोन जो है वो थोड़ी यूनिक होगी, थोड़ी सिंपैथेटिक होगी. There is a special level of care with wording and body language that you must have in order to deliver a memorable one. और मोस्टली मेमोरेबल होती हैं इस टाइप की स्पीचेस, जो फेयरवेल स्पीचेस होती हैं. जैसे कि आप लोगों ने स्कूल्स में शायद इस टाइप की स्पीचेस देखी हों, जब आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल हो या फिर लास्ट डे ऑफ कॉलेज हो, उस टाइम पर, और मोस्टली स्कूल कॉलेजेस में फेयरवेल पार्टीज भी होती हैं, तो उस टाइम पर जो स्पीचेस होती हैं बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं. केयरिंग लेवल होता है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटीमेट होती है आपकी ऑडियंस के साथ, एक इमोशनल कनेक्शन होता है आपका. तो इस टाइम पर जो स्पीच दी जाती है उसको फेयरवेल स्पीच का नाम दिया जाता है. So these are the 9 types of speaking. If you have any question about the speaking skill or the micro skills or the types of speaking, then you can ask. No, ma'am. चलिए ठीक है, इसको स्टडी कीजिएगा, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. नाउ यू कैन लीव द क्लासरूम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़. ऑफिस में मुझे अल्लाह हाफिज मैम जी. कोई कुछ क्वेश्चन किया था किसी ने? No, ma'am.
जी, अटेंडेंस मैंने ले ली है आप लोगों की।